And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 14th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about first dose of economic booster to Indian economy, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So आप सबको पता होगा कि कल इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है द फर्स्ट डोज ऑफ बूस्टर टू इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने परसों के एड्रेस टू द नेशन में कहा दैट देयर इज ए नीड टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी and that is why a massive investment program will be brought by the government of India, जिसका नाम उन्होंने दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान। और उन्होंने कहा था कि डिटेल में इस स्कीम के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी भारत सरकार, जो भी इन्फ्यूजन करेगी कैपिटल इन्फ्यूजन, उसका डिटेल देंगे फाइनेंस मिनिस्टर। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैसे ही कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक बूस्टर का अनाउंसमेंट किया है। सो लेट अस सी कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या क्या अनाउंसमेंट किए हैं। सो जैसा कि आपको पता है द टोटल इन्फ्यूजन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान हैज़ टू बी ₹20 लाख करोड़। लेकिन हम अपने कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही देख चुके थे कि ये जो 20 लाख करोड़ है ये फ्रेश इन्फ्यूजन नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी से 20 लाख करोड़ भारत सरकार खर्च करने वाली है। जो भी इनिशिएटिव्स भारत सरकार या RBI ने फरवरी ऑनवर्ड लिए हैं इन ऑर्डर टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी, उन सबको आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव के अंदर काउंट किया जाएगा। तो कल ही हमने देखा था कि लगभग 9.74 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी या तो फिस्कल स्टिमुलस के फॉर्म में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो मॉनेटरी स्टिमुलस के फॉर्म में बाय द RBI किया जा चुका है। कल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया जो भी इनिशिएटिव्स, उसका ओवरऑल वॉल्यूम है 5.94 लाख करोड़। तो वेंसडे को जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसमें उन्होंने लगभग 6 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन का अनाउंसमेंट किया है, जबकि बचा हुआ जो पैकेज है आउट ऑफ दिस 20 लाख करोड़ का वो है समवेयर अबाउट 4.3 लाख करोड़। और आज के टाइम में जब मैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ तो वापस से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी देश को एड्रेस कर रही हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली she is announcing the next phase of economic booster. So we will be covering up the next phase of economic booster in our tomorrow's newspaper analysis, जब हम देखेंगे कि ये जो बाकी का 4,32,000 करोड़ है वो किस तरह से भारत सरकार खर्च करेगी। तो आज के डेट में आज के इस एनालिसिस में हम कवर करेंगे अबाउट द इन्फ्यूजन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दिस 5.94 लाख करोड़ जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कल यानी कि वेंसडे को अनाउंस किया है। So yesterday's announcement of ₹5.94 lakh crore infusion, it will be done in different sectors. For example, MSME को सबसे बड़ा बूस्ट दिया गया है। ओवरऑल आउट ऑफ दिस 5.94 lakh crore infusion, 3.7 lakh crore infusion will be done for MSME sector. And then for NBFCs and microfinance institution, infusion of 75,000 crore will be done. रियल एस्टेट सेक्टर में देखो कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्यूजन डायरेक्टली नहीं किया गया है, बट हाँ उसमें कुछ नॉर्म्स में चेंजेस लाए गए हैं। उन नॉर्म्स को हम डिटेल में आगे देखेंगे, जिस नॉर्म्स की मदद से लगभग 40,000 प्रोजेक्ट्स जो रियल एस्टेट सेक्टर के हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। वर्कर्स को जो भी हम एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कल स्पेशल प्रोविज़न लेकर के आई है भारत सरकार, जिनसे उन सबको फ़ायदा मिलेगा। जो भी फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उन सब के लिए ये प्रोविज़न है, उसको भी हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। और इस प्रोविज़न की मदद से ओवरऑल 56,750 करोड़ का कैपिटल बेनिफिट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को। और उसके अलावा डिस्कॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए भी भारत सरकार ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है
जिसमें लगभग 90,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा पावर सेक्टर के अंदर। तो ओवरऑल इन सारे फंड्स को मिला लिया जाए 3.7 लाख करोड़, 75,000, 56,750 एंड 90,000 करोड़, देन इट विल बी 5,94,000 करोड़। और इस इन्फ्यूजन को अब हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एमएसएमई सेक्टर को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमएसएमई सेक्टर में ओवरऑल 3.7 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन करने वाली है भारत सरकार, लेकिन उसके भी ज़रा सा डिटेल्स में समझते हैं कि ये पूरा का पूरा पैसा किस किस तरीके से खर्च होगा। सो आउट ऑफ दिस 3.7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ will be used as full credit guarantee initiative by Government of India। तो full credit guarantee initiative का ज़रा सा मतलब समझते हैं। देखो, इन जनरल अगर कोई एमएसएमई सेक्टर लोन लेता है बैंक से तो उसको उसके बदले में कुछ एक कोलैटरल रखना होता है, कुछ एक अपनी प्रॉपर्टी उसको रखनी होती है बैंक्स के पास। लेकिन अब भारत सरकार ने इस प्रोविज़न को एग्जेम्प्ट कर दिया है फॉर कमिंग 4 इयर्स। भारत सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं कि आने वाले 4 सालों तक अगर कोई एमएसएमई बैंक से लोन लेता है तो उसको कोलैटरल रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिस्क है वो भारत सरकार कवर करेगी और उसके लिए भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ का स्पेशल फंड बनाया है। तो सरल शब्दों में, अगर आपकी एक एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी इंटरप्राइजेस है और आपने बैंक से लोन लिया है, मान लो 50 लाख रुपए का, और अगर आप लोन वो नहीं चुका पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉस, तो वो लॉस अब आपसे नहीं रिकवर किया जाएगा, आपके कोलैटरल से रिकवर नहीं किया जाएगा। भारत सरकार वो लोन मेकअप करेगी उस बैंक का। तो ये है मतलब फुल क्रेडिट गारंटी। जो भी क्रेडिट आपको मिलेगा एज एन एमएसएमई ओनर, उसकी गारंटी पीछे से भारत सरकार दे रही है बैंक्स को। उसके अलावा 20,000 करोड़ का स्पेशल फंड बनाया गया है फॉर पार्शियल क्रेडिट गारंटी। तो पार्शियल क्रेडिट गारंटी उन एमएसएमईज़ के लिए लाया गया है जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। तो वो एमएसएमई जो पहले से लोन ले चुके हैं और उस लोन पे उन्होंने इंटरेस्ट अमाउंट नहीं चुकाया है, उनका इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू है, उन एमएसएमईज़ को कहा जाता है स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़। और उन एमएसएमईज़ को भी अभी बेनिफिट देगी भारत सरकार। वो भी एमएसएमईज़ आगे लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको पूरा का पूरा क्रेडिट गारंटी नहीं मिलेगा। उनको कुछ एक अमाउंट कोलैटरल की तरह रखना होगा और उनका एक कुछ एक अमाउंट भारत सरकार पार्शियल क्रेडिट गारंटी देगी, यानी कि उनका एक सर्टेन ही परसेंटेज भारत सरकार कवरेज करेगी। अगर आपका एक स्ट्रेस्ड एमएसएमई और आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको 30 लाख रुपए तक का लगभग कोलैटरल रखना होगा। आपका 20 लाख यानी कि पार्शियल अमाउंट भारत सरकार कवर करेगी एज गारंटी। उसके अलावा जो रिमेनिंग का 50,000 करोड़ अमाउंट है, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इन्फ्यूज़ एज इक्विटी कैपिटल इन वायबल एमएसएमईज़। तो जो एमएसएमईज़ जिनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिनका बिजनेस प्लान काफ़ी अच्छा था, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अगर वो सफ़र कर रहे हैं, वैसे एमएसएमईज़ में भारत सरकार खुद इन्वेस्ट करेगी और कुछ एक शेयर खुद खरीदेगी। इसको कहते हैं इन्फ्यूजिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल। और इसके लिए भारत सरकार लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी, ताकि वो एमएसएमई जिनका बिजनेस प्लान अच्छा है उनको वापस से रिवाइव किया जाए आफ्टर लॉकडाउन। एक बार जरा सा डिटेल में समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फुल क्रेडिट गारंटी वर्सेस पार्शियल क्रेडिट गारंटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ए क्रेडिट गारंटी बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स एज इट एश्योर्स द बैंक दैट इट्स लोन विल बी रिपेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्रेडिट गारंटी का मतलब ये है कि भारत सरकार ने एश्योरेंस दी है बैंक को कि अगर जो भी लेंडर है, अगर उसने लोन आपका वापस नहीं किया तो भारत सरकार उस लोन को वापस करेगी टू द बैंक। सो इस तरीके से एक तरह का एश्योरेंस मिलता है बैंक्स को। So in case of MSME falter, the government of India will pay back the loan। 100% क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए लोन लिया है बैंक से and if you falter on that entire ₹1 crore, then ₹1 crore will be given by the government of India to the bank। But if it is partial guarantee, for example it is partial guarantee of 20% loan, then in case of a failure of returning of the loan, the government will pay back only 20 lakh to the bank। तो ऑफ कोर्स जो पार्शियल गारंटी वाले लोन होते हैं उनको बैंक्स देना नहीं चाहते हैं, जबकि फुल गारंटी वाले लोन को ईजिली बैंक्स अप्रूव कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिगार्डिंग एमएसएमई सेक्टर जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, बट
nevertheless there are reforms in MSME to boost them. पहला है, the definition of MSME has been now revised. So according to the new definition, micro sectors are those जहाँ जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है या फिर उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है. Small sectors are those whose investment is up to ₹10 crore और turnover is up to ₹50 crore. While medium sectors are those whose investment is up to ₹20 crore and turnover is up to 100 crore. अभी तक जो ओल्ड डेफिनेशन था उसके हिसाब से माइक्रो में इन्वेस्टमेंट was 25 lakh for manufacturing and ₹10 lakh for service sector firms, जबकि स्मॉल सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट वाज अप टू 5 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ₹2 crore फॉर सर्विस सेक्टर फर्म्स, एंड मीडियम के लिए 10 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 5 करोड़ फॉर सर्विस सेक्टर्स. आपको ये ओल्ड वाले डेफिनेशन सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इनको लिख के इसलिए दिया है ताकि आपको एक बात का रियलाइज़ करा सकूँ कि लिमिट्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर दिया गया है हर एक सेक्टर के लिए. जैसे 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लिमिट था, उसको इंक्रीज़ करके अब 1 करोड़ कर दिया गया है. तो ये समझते हैं कि आखिर इस लिमिट को इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्यों किया गया है. तो इस बात को हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि देखो, एमएसएमई सेक्टर्स को कई सारी बेनिफिट्स अभी तक भी भारत सरकार देते आ रही है. अब हाल फिलहाल में तो उनके लिए बेनिफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, लेकिन पहले भी भारत सरकार कई सारी बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स या इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स एमएसएमईज़ को देती थी. और जो जितना छोटा एमएसएमई होता है उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, फिर स्मॉल सेक्टर को, फिर मीडियम सेक्टर को. तो इस कारण से कई सारे जो इस तरह के छोटे फर्म्स होते हैं जो एमएसएमई के अंदर आते हैं, वो चाहते नहीं है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, क्योंकि अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, और जब नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे तो वो सारे बेनिफिट जो भारत सरकार उनको देती है वो उनको मिलना बंद हो जाएगा. एंड दैट इज़ वाई सो मेनी टाइम्स द एमएसएमई सेक्टर डज नॉट वांट टू एक्सपैंड, दे डोंट वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द लिमिट. कि अब लिमिट चेंज कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो अब एमएसएमईज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपने आप को एक्सपैंड करेंगे. नेचुरली जब एक्सपैंड करेंगे तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, तो इंडिया इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा. सो दिस इज़ द रैशनल, दिस इज़ द थिंकिंग बिहाइंड इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसके अलावा एक और चेंज लाया है, एक और बेनिफिट लाया है एमएसएमई सेक्टर के लिए. नाउ ऑल गवर्नमेंट टेंडर्स अप टू ₹200 crore विल बी रिजर्व फॉर एमएसएमईज एंड ग्लोबल कंपनीज कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट. तो भारत सरकार की कई सारी कंपनियां हैं या भारत सरकार के ऑफिसेस के लिए भी कई सारे टेंडर्स निकलते रहते हैं, उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए. तो अब लगभग 200 करोड़ रुपये तक का अगर वो टेंडर होगा तो वो एमएसएमई सेक्टर को ही जाएगा ऑफ इंडिया, उसमें कोई ग्लोबल कंपनी हिस्सा नहीं ले सकती. तो ये एक इनिशिएटिव माना जा सकता है, डायरेक्ट इनिशिएटिव माना जा सकता है टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर. हमारे देश की ही कंपनियां अब पूरी करेंगी हमारे देश के सरकारी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट. उसके अलावा एनबीएफसीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए एक स्पेशल फंड बनाया गया है 75,000 करोड़ का, एंड दिस फंड विल बी यूटिलाइज टू पार्शियल क्रेडिट गारंटी अप टू 20%. तो पार्शियल क्रेडिट गारंटी का मतलब आप समझ ही चुके हैं. अगर ये लोग आगे कोई लोन देते हैं और उस पर कोई जो बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, फॉल्टर कर देता है, तो 20% तक का लॉस भारत सरकार झेलेगी. तो इस तरीके से एनबीएफसीज को या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है, इनकरेज करने की कोशिश की है भारत सरकार ने, ताकि वो ज़्यादा लोन पास कर सकें. आज के टाइम में आगे क्रेडिट पास करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा और तभी जाकर के हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. उसके अलावा रियल स्टेट सेक्टर के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, देयर इज़ नो डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन एक तरह का बेनिफिट फिर भी भारत सरकार ने पास कर दिया है नॉन फाइनेंशियल टाइप का, जहां पे उन्होंने डेवलपर्स के लिए डेडलाइन को 6 महीना एक्सटेंड कर दिया. आपको पता है कि रेरा एक्ट के बाद डेवलपर्स को एक टाइमलाइन देनी होती है कि उस प्रोजेक्ट को वो कब कंप्लीट करेंगे, और अगर उसमें वो डिले करते हैं तो उनको पेनल्टी भरना होता है. लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन तो कई सारे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ रुक गए थे, तो इस कारण से भारत सरकार ने डेडलाइन को 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है विदाउट पेनल्टी, और इससे लगभग 40,000 प्रोजेक्ट बिल्डर्स को फ़ायदा मिलेगा. उसके अलावा वर्कर्स, जैसे कि हमारे आपके जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो किसी फॉर्मल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट लेकर के आई है भारत सरकार. तो 25% तक का कट दिया है इन टैक्स रिडक्शन एट सोर्स. तो कई सारे इस तरह के वर्कर्स होते हैं, खासकर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, जो
जिनका इनकम टैक्स आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की नौकरी जाने के चांसेस अभी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और जब फर्म्स लॉस में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगी, तो उनको सबसे पहले निकाला जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की जॉब को बचाने के लिए भारत सरकार एक इनिशिएटिव लेकर के आई है कि आप देखो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स टैक्स कैसे भरते हैं। एक कोई परमानेंट एम्प्लॉय होता है तो उसको सैलरी दी जाती है, कंपनी सैलरी देती है और वो अपनी सैलरी जब मिल जाएगी उसको, तो उसमें से वो टैक्स भरेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक परमानेंट एम्प्लॉय और उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, तो एक बार उसको सैलरी उसकी कंपनी दे देगी, फिर वो 1 लाख रुपए में से अपना वो टैक्स भरता है भारत सरकार को। तो वो डायरेक्ट अपना टैक्स भरता है भारत सरकार को। जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनका टैक्स कहा जाता है टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। उनका इनकम टैक्स को कहा जाता है टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। उसमें कैसा है, उस कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की मान लो सैलरी है 1 लाख रुपए, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को डायरेक्ट 1 लाख रुपए नहीं देता एम्प्लॉयर, वो पहले ही टैक्स काट लेता है। तो 20,000 रुपये मान लो टैक्स हुआ, तो वो जो एम्प्लॉयर है वो पहले ही 20,000 रुपये काट लेगा और 80,000 रुपये ही सैलरी देगा टू द एम्प्लॉय, और 20,000 रुपये वो टैक्स की तरह काट लेगा और वो भारत सरकार को जमा करेगा। इसको कहते हैं टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। तो अब टैक्स अमाउंट में कमी कर दी है भारत सरकार ने फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। TDS में कटौती की है 25% का। तो इससे डायरेक्ट फ़ायदा होगा एम्प्लॉयर्स को, जो नौकरी देते हैं कंपनियों को फ़ायदा होगा। उनको अब उन एम्प्लॉयज़ के लिए कम टैक्स भरना होगा। तो नेचुरली एक तरह का इंसेंटिव माना जा सकता है फॉर कंपनीज टू नॉट टू फायर द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। उसके अलावा जो दूसरा इसकी बेनिफिट लेकर के आई है फॉर वर्कर्स, वो है रिगार्डिंग एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। तो EPF से रिलेटेड चेंजेस लेकर के आई है भारत सरकार इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो आपको एक बात पता होगा कि जो लोग भी सैलरीड पर्सन हैं, जिनकी मंथली सैलरी आती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको अपनी सैलरी का 12% अमाउंट उनको अपने एक स्पेशल अकाउंट में जमा करना होता है, जिसको कहा जाता है EPF अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट। और जितना एक एम्प्लॉई अपने EPF अकाउंट में पैसा जमा करता है, एग्जैक्टली उतना ही पैसा जो उसका एम्प्लॉयर है वो उस एम्प्लॉई के EPF अकाउंट में जमा करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आप किसी कंपनी A में काम करते हैं, तो आपको आपकी सैलरी का 12% अमाउंट, 50,000 का 12% अमाउंट यानी कि 6,000 रुपये आपको एक सेपरेट अकाउंट जिसको EPF अकाउंट कहा जाता है उसमें आपको हर महीने जमा करना है। और एग्जैक्टली इतना ही पैसा 6,000 रुपये आपका जो एम्प्लॉयर है कंपनी A, वो भी आपके अकाउंट में 6,000 रुपये डालेगी हर महीने। और ये जो पैसा होता है PF का पैसा, EPF का पैसा, इसको आप अपने रिटायरमेंट के टाइम में विड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपकी सोशल सिक्योरिटी को बचाया जा सके। ये EPF का पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए लाया भारत सरकार ने कि जो भी ओल्ड एज के लोग हैं उनके हाथ में कुछ एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पैसा हो ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें एट द ओल्ड एज। सो ये एक सोशल सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए EPF प्रोविज़न चलाती है भारत सरकार। और अब इसमें कुछ एक चेंजेस लाया है भारत सरकार ने फॉर द टाइम बिंग। अभी जो चेंज है उसके हिसाब से आने वाले 3 महीनों तक आपको अपने PF अकाउंट में 12% के जगह पे बस 10% ही कंट्रीब्यूशन करना है, और जो आपका एम्प्लॉयर है उसको भी आपके अकाउंट में बस 10% ही कंट्रीब्यूशन करना है। सो देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। मान लो ये आप हैं और आप किसी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, तो आपका PF कंट्रीब्यूशन होगा 6,000 रुपये, बिकॉज 50,000 का 12% होता है 6,000 रुपये। और उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करेगा, वो कंपनी जहां आप काम करते हैं वो भी आपके PF अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो 6,000 आप डालेंगे और 6,000 आपकी कंपनी डालेगी, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 12,000। लेकिन अब आने वाले 3 महीनों तक अकॉर्डिंग टू दिस न्यू प्रोविज़न आपको बस 10% ही कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स योर PF अकाउंट, नॉट 12%। तो आप 10% कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब आप 5,000 कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका जो एम्प्लॉयर है वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो भी बस 5,000 कंट्रीब्यूट करेगा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ दैट यू विल हैव नाउ 1,000 मोर इन योर हैंड as well as your employer will have now 1,000 more in your hand। और इससे हाल फिलहाल में आपके पास जब इस लॉकडाउन के कारण हमारी इनकम में कमी आई है, तो हाल फिलहाल में हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, थोड़ी सी हमें सहूलियत मिलेगी, हमें एज वेल एज हमारी कंपनी को, हमारे हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम 6,000 की जगह पे बस 5,000 देंगे, तो ऑफकोर्स 1,000 मोर विल बी एट माई डिस्पोजल। सो इन दैट वे आई विल कंज्यूम मोर, एंड व्हेन आई विल कंज्यूम मोर देयर विल बी डिमांड, एंड दैट डिमांड विल हेल्प द इकोनॉमी
इकोनॉमी टू रिवाइव। ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है बिहाइंड रिड्यूसिंग द पीएफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 12% टू 10% फॉर कमिंग 3 मंथ्स। उसके अलावा डिस्कॉम्स के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी एक प्रोविज़न लेकर के आई है भारत सरकार। कई सारे डिस्कॉम्स लॉस में चल रहे हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पावर कंपनीज में कुछ कंपनियां जनरेट करती हैं पावर को, उसको हम कहते हैं जेनकॉम, और कुछ कंपनियां पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उसको कहते हैं हम डिस्कॉम। और कई सारे डिस्कॉम्स लॉस में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ पावर थेफ्ट, लोग चोरी कर लेते हैं। उसके अलावा सरकारें फोर्स करके इन डिस्कॉम्स को सस्ते दामों पर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दिलवाती है ताकि सरकार को पॉपुलिस्ट फ़ायदा हो सके। तो इन कारणों से कई सारे डिस्कॉम्स लॉस में चल रहे हैं। तो और कई सारे डिस्कॉम्स का बकाया भी अमाउंट बाकी है। उन लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया है लेकिन उनको उसके बदले में पेमेंट नहीं मिला है। तो अब भारत सरकार ने एक अलग फंड बनाया है 90,000 करोड़ का। दैट फंड विल बी यूटिलाइज्ड टू गिव द ड्यू अमाउंट ऑफ दीज डिस्कॉम्स, और इससे इस डिस्कॉम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। द पावर सेक्टर PSUs विल रिलीज दिस अमाउंट टू डिस्कॉम्स। ये पूरे जो इनिशिएटिव्स हैं भारत सरकार ने जो हाल फिलहाल में लिए हैं टू बूस्ट द इकोनॉमी, जिसको फर्स्ट डोज ऑफ इकोनॉमिक बूस्टर भी कहा जा रहा है, उसको हाइलाइट्स उनके हमने यहाँ पे दे रखे हैं जिनको ऑलरेडी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। तो आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। Article is taken from international segment. It is an example of fine balancing of Indian diplomacy, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic important international institutions and agencies. सो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं ये है क्या। कल इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग अटेंड की ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में SCO कहते हैं। एंड SCO आप सबको पता होगा इज़ अ चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको चाइना लीड करता है। और जो ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग का, उसका पर्पस था टू डिस्कस कोविड-19 क्राइसिस और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डेवलप किया जाए इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। और इससे 2 दिन पहले यानी कि मंडे को ऑलरेडी इंडिया ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू US, ऑस्ट्रेलिया और जापान के एक्सपर्ट्स के साथ बात की थी, जहां पे एम्फेसाइज किया गया था ऑन द नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कर्बिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड एड्रेसिंग इट्स कॉजेज। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पहले वाली मीटिंग हुई थी US के साथ, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, उसमें सीधा सीधा चाइना के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने की बात की गई थी। तो मंडे को इंडिया ने एक ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसमें चाइना के खिलाफ एक्शन लेने की बात की जा रही है, और वेंसडे को इंडिया ने एक ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड की जहां पे चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने की बात की जा रही है। सो दिस एग्जाम्प्लीफाइज द इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स बैलेंसिंग इट्स डिप्लोमेसी एट ग्लोबल लेवल। एक तरफ हम लोग जापान, US और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं दैट वी विल फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड वी विल मेक चाइना अकाउंटेबल। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग कोऑपरेटिंग विद चाइना ऑन SCO प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में भी लिखा गया है US, ऑस्ट्रेलिया, जापान टारगेट्स चाइना ऑन कोविड-19, शुड इंडिया ज्वाइन और एक्ट इन सेल्फ इंटरेस्ट। ये सवाल हमारे लिए नहीं, भारत सरकार के लिए भी है कि क्या ऐसे टाइम में हमें US, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिल करके और भी ज़्यादा वोकल हो जाना चाहिए चाइना के अगेंस्ट, या हमें एक फाइन बैलेंस अपनाना चाहिए बिटवीन दीज 2 पार्टीज़। और अभी तक तो भारत सरकार इन दोनों पार्टीज़ के बीच में एक फाइन बैलेंसिंग अप्रोच ही अपना रही है। और हमने डिस्कस भी किया था, जिसको मैंने एक टर्म दिया था सॉफ्ट बैलेंसिंग। भारत सरकार नहीं चाहते कि अननेसेसरीली चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किया जाए, बिकॉज दैट विल लीड टू मोर अटैक और बूमरैंग फ्रॉम चाइना साइड। तो भारत सरकार एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चल रही है। Significance of this article: both US and China are conflicting at world stage over COVID-19 pandemic. दोनों ही पार्टीज अब ग्लोबल लेवल पे खुलेआम एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, डिबेट कर रही हैं, और दोनों एक दूसरे के क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज कर रही हैं। और ऐसे टाइम में इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी डिप्लोमेसी लेकर के आए जिससे ही वो अपने पोजीशन को बैलेंस करके रखे दोनों साइड में, क्योंकि इंडिया अगर किसी भी साइड में ज़्यादा इंक्लाइन होता है तो दैट विल हैम्पर ऑन इंडियाज़ पावर
पावर ऑफ मेकिंग फ्री डिसीजंस। और इस अप्रोच को कहते हैं सॉफ्ट बैलेंसिंग इन फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे एक कंट्री जैसे कि हमारे देश है इंडिया, वो चाइना के साथ कोऑपरेट भी कर रही है, साथ ही साथ चाइना को कंटेन भी कर रही है। दूसरी तरफ हम यूएस के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो उसका सबसे बड़ा आज के डेट में एडवर्सरी है चाइना, उसके साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं। सो दिस अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन इज नोन एज सॉफ्ट बैलेंसिंग, जो अभी इंडिया लेकर के चल रहा है। अब जरा सा ब्रीफली देख लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने बताया कि वो चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन, और जहां पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिया है दैट इट विल कोऑपरेट विद चाइना इन ऑर्डर टू कर्ब कोविड-19। तो इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज क्रिएटेड इन 2001 और इसका ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेटअप करना अमंग्स द मेंबर कंट्रीज़। तो इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिल्ड किया जाए, एक दूसरे को पॉलिटिकली सपोर्ट करे, साथ ही साथ इन एरियाज़ में सिक्योरिटी बिल्ड की जाए ताकि टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जाए। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। इसके मेंबर्स हैं टोटल 8। ऑफ कोर्स आई सेड इट इज चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन, तो चाइना तो इसका मेंबर है ही। उसके अलावा जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के अपार्ट फ्रॉम चाइना। उसके अलावा रसिया इज़ द 6th मेंबर, और जो 2 कंट्रीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान, ये रिसेंटली ऐड हुए हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2017 में। 2017 से पहले इस SCO के मेंबर बस 6 ये कंट्रीज़ हुआ करते थे। इंडिया को इसमें ज्वाइन कराने का रिक्वेस्ट किया, प्रपोजल दिया रसिया ने, तो इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना ने इस SCO प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को भी ज्वाइन करा दिया। अब हाल फिलहाल में SCO से रिलेटेड एक न्यूज़ बार बार निकल के आ रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। SCO का एक एजेंसी है, SCO के अंदर ही एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, and it has been established to combat terrorism, separatism and extremism in SCO member countries, and RATS has been established under SCO। तो मुझे ऐसा लगता है कि रैट्स इस साल काफ़ी न्यूज़ में था, तो हो सकता है डायरेक्टली आने वाले UPSC या APSC प्रीलिम्स में हमसे पूछ लिया जाए दैट रैट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं SCO, G20, यूनाइटेड नेशन, इस तरह के ऑप्शंस भी आपको दे सकते हैं। याद रखें रैट्स इज एसोसिएटेड विद SCO and it is a security structure under SCO। The next article is taken from national segment. It is regarding tour of duty, and this topic is important from our syllabus paper for internal security point of view. So समझते हैं आखिर टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। हाल फिलहाल में न्यूज़ देखते हैं। एक प्रपोजल दिया गया था रिगार्डिंग टूर ऑफ ड्यूटी बाय इंडियन आर्मी टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इस प्रपोजल को जो इंडियन आर्मी ने सबमिट किया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको वो कंसीडर कर रही है। यानी कि अभी तक ये टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल जो इंडियन आर्मी ने दिया है भारत सरकार को, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक बार ज़रा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। टूर ऑफ ड्यूटी इज़ लाइक इंटर्नशिप या टेम्पोररी एक्सपीरियंस फॉर 3 ईयर इन इंडियन आर्मी। जैसे इंटर्नशिप के लिए लोग किसी कंपनी में जाकर के 2 महीने 4 महीने काम करते हैं और एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, वैसे ही इंडियन आर्मी के अंदर टेम्पोररी एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप को कहा जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी, और ये टूर ऑफ ड्यूटी होगा 3 सालों का। इसमें बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन टूर ऑफ ड्यूटी एंड मेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन आर्मी। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाएगा, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड। जो इंडियन आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट का ट्रेनिंग स्टैंडर्ड होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो सब कुछ फॉलो किया जाएगा। और उसको फॉलो करने के बाद जो भी कैंडिडेट, जो यूथ उसमें पास होगा, उसी को टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर सेलेक्ट किया जाएगा और उनको अलाउ किया जाएगा कि वो 3 साल के लिए अपना सर्विस दे सकें टू इंडियन आर्मी। 1 साल के लिए इन लोगों को ट्रेन किया जाएगा और रिमेनिंग 3 साल के लिए इनसे सर्विस ली जाएगी, और उसके बदले में इनको रेम्यूनरेशन सैलरी भी दी जाएगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है टूर ऑफ ड्यूटी का, ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने लिया है फ्रॉम इजराइल डिफेंस फोर्सेस। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से हम इंडिया के अंदर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ायदे समझते हैं आखिर ये टूर ऑफ ड्यूटी से बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो यूथ के अंदर इट विल इवोक द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। अगर हम देश की जाकर के सेवा करेंगे बॉर्डर्स पे 3 साल के लिए सही, तो हमारे देश के अंदर हमारे अंदर वो पैट्रियोटिज्म का जज्बा थोड़ा सा और इवोक होगा। उसके अलावा इट विल मेक यूथ मोर डिसिप्लिन्ड।
थर्ड, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी टैकल्ड टू सम एक्सटेंट। देखो, एक बार अगर कोई एक आदमी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है तो उसकी नौकरी 14 साल के लिए होती है, लेकिन इस केस में सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी, तो समझो एक की जगह पे 4 लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कुछ हद तक टैकल किया जा सकता है। उसके अलावा टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर जिस कैडर को सेलेक्ट किया जाएगा उसका ओवरऑल खर्चा कम होगा, क्योंकि उसको जो सैलरी तो देनी है लेकिन उसका पेंशन का खर्च और ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन इतने सालों तक वो सब नहीं देखना है भारत सरकार को, तो कॉस्ट सेव किया जा सकता है। और कॉस्ट सेव करके जो पैसा बचेगा वो इंडियन आर्मी यूटिलाइज कर सकती है फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन। तो ये सारे फ़ायदे हो सकते हैं विद यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी फॉर इंडियन आर्मी। The next article is taken from Assam segment. It is about 15 more cases of COVID in Assam. अब this article is not directly related with our exam, but फिर भी मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है in order to generate some sense of understanding about COVID-19 in Assam. So to generate some sort of awareness, आपको पता होना चाहिए कि कल के कल 15 केसेस मिले हैं of COVID-19 in Assam and this is largest single day spike in Assam. और ज़्यादातर ये जो केसेस हैं वो फैंसी बाज़ार एरिया से ही मिले हैं ऑफ गुवाहाटी, और फैंसी बाज़ार एरिया को कब एक कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। मैंने इस आर्टिकल को इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी समझा क्योंकि एक सेंस देखा है मैंने, सेंस ऑफ कंफर्ट, अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी इन स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी। आपको लग रहा है कि अब गुवाहाटी के अंदर तो कम से कम कोविड-19 नहीं फैलेगा, अब उसको नॉर्थ ईस्ट ने तो कर्व कर लिया है, लेकिन इस डेल्यूजन में ना रहें, अभी भी और ज़्यादा हमें कॉशस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस आउटब्रेक कैन फर्दर स्प्रेड इवन इन नॉर्थ ईस्ट। तो अभी भी सतर्क रहें, घर के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहें। अगर सरकार रिलैक्सेशन दे भी रही है तो भी उसको एसेंशियल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करें। In our query segment today we will understand about left versus right politics. कई दफ़ा आप अखबारों में सुनते होंगे कि ये लेफ्टिस्ट अप्रोच है, ये राइटिस्ट अप्रोच है, ये लेफ्ट पॉलिटिक्स है, ये राइट पॉलिटिक्स है। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया दैट सर प्लीज़ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट पॉलिटिक्स। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो लेफ़्ट और राइट पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंच असेंबली से ही आया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से आया, फ्रॉम 1789। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर पढ़ रखा हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले देखो, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो 1789 में आया। उससे पहले फ्रेंच की असेंबली होती थी इस तरह की कुछ, जहाँ पे सेंटर पे किंग बैठता था यहाँ पे, और किंग के लेफ्ट साइड में कॉमन लोगों के, आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे, और किंग के राइट साइड में नोबेल क्लास बैठता था, इस साइड में नोबेल क्लास बैठता था। तो ऑफ कोर्स जो आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी हालत काफ़ी मिजरेबल थी, कॉमन पीपल की हालत काफ़ी मिजरेबल थी। लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, उनको कई सारे सर्विसेज देने के लिए फोर्स किया जाता था टू द नोबल्स विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। तो इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, इन कॉमन लोगों को, और इनको बोला जाता था कि सिंस यू आर बॉर्न इन लोअर क्लास यू शुड फॉलो दीज रूल्स। और इन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन कॉमन लोगों की पॉपुलेशन 90% थी, जबकि टोटल वेल्थ का बस 10% ही वेल्थ इन लोगों के पास हुआ करता था। जबकि ये जो नोबेल क्लास है दूसरे साइड, जिसको किंग भी बिलोंग करता था, वो उसको कोई काम नहीं करना होता था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ड्यूटीज, सर्विसेज, दे एंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस। और इनकी पॉपुलेशन हार्डली 10% थी, लेकिन पूरे कंट्री का 90% वेल्थ इनके पास था, इन लोगों के पास जो नोबेल क्लास थे। और जब भी असेंबली होती थी तो ये नोबेल क्लास राइट साइड में बैठता था और ये कॉमन क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स लेफ्ट साइड में बैठते थे। तो अब आपको इससे पता चल गया होगा कि जब भी असेंबली बैठती होगी तो ये जो कॉमन क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लेफ्ट साइड में बैठते हैं वो किस तरह की बातें करते होंगे। वो बात करते होंगे चेंज की, वो ज़रूर डिमांड करते होंगे कि सर इस पूरे सिस्टम को चेंज किया जाए। वो किंग से रिक्वेस्ट करते होंगे कि सर हमारे ऊपर अननेसेसरी इतना टैक्स ना लगाया जाए। सो दे मस्ट बी टॉकिंग ऑफ सम रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन आपको पता है मतलब सडन चेंज। तो दे मस्ट बी टॉकिंग ऑफ सम रिवॉल्यूशन दैट इज चेंज इन द प्रेजेंट सिस्टम। दे मस्ट बी टॉकिंग ऑफ सम आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो वो इक्वालिटी की बातें करते थे, वो चेंज की बातें करते थे। जबकि ये जो दूसरा राइटिस्ट क्लास है वो बात करेगा कि जो भी सिस्टम में अच्छा है लेट अस कंजर्व इट। ये नोबल क्लास है एंड दे आर बोर्न इन हाई क्लास, सो दे डिजर्व सम प्रिविलेजेस, सो दे मस्ट बी टॉकिंग ऑफ सम कंजर्वेटिव थिंग्स, कि जो भी सिस्टम है इसको कंजर्व करके रखा जाए, जो भी सिस्टम है वो अच्छा है। एंड दे मस्ट बी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द किंग एंड दे मस्ट बी सपोर्टिंग ऑल द आइडियाज ऑफ द किंग। तो ये यहाँ से लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ।
तो धीरे धीरे ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट दुनिया भर के पॉलिटिक्स में आना शुरू हो गया। उसके बाद से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने किंग को हटा दिया, वहाँ पे एक तरह की डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, फिर भी दुनिया भर में कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया लेफ्ट पॉलिटिक्स एंड राइट पॉलिटिक्स। लेफ्टिस्ट पार्टीज वो होने लगी जो सरकार है उसको अपोज करती थी। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं लेफ्टिस्ट लोग वो हैं जो किंग को अपोज कर रहे हैं, जबकि राइटिस्ट वो हैं जो किंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लेफ्टिस्ट पार्टीज होने लगी, और जो पार्टी सरकार को क्रिटिसाइज करती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, उसको कहा जाता है कि उसका लेफ्टिस्ट अप्रोच है। और जो पार्टी चाहती है कि जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, इसमें एक बड़ा चेंज लाया जाए, उसको कहा जाता है कि इसका लेफ्टिस्ट अप्रोच है। जो पार्टी रिवॉल्यूशन की बात करती है, दैट दिस एंटायर सिस्टम इज फ्लॉड, लेट अस चेंज इट, उसको कहा जाता है कि इसका लेफ्टिस्ट अप्रोच है। जबकि राइटिस्ट पार्टीज वो होती हैं जो सरकार को जनरली सपोर्ट करती हैं कि सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सही हैं। जो पार्टी अभी के सिस्टम को बोलती हैं कि हाँ ये सिस्टम अच्छा है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि ओवरऑल दिस सिस्टम इज़ गुड, उसको कहा जाता है कि इसका राइटिस्ट अप्रोच है। सो इन शॉर्ट लेफ्टिस्ट पार्टी टॉक्स ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब एब्रप्ट चेंज, सडन चेंज, कि इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दो। जैसे माओवादी हैं, वो चाहते हैं कि पूरे ये जो सरकार का सिस्टम है इसको बदल दिया है, तो उनका बोला जा सकता है कि लेफ्टिस्ट अप्रोच है। जबकि राइटिस्ट पार्टीज वो होते हैं दे टॉक ऑफ इवोल्यूशन नॉट रिवॉल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब स्लो चेंज, कि धीरे धीरे चेंज लाने की जरूरत है, जो है ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज लाने की जरूरत है, थोड़ा बहुत इसको प्रोग्रेसिव बनाने की जरूरत है। तो ये होता है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट अप्रोच इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट अप्रोच और भी ज़्यादा कंसोलिडेट होने लगा। जो लेफ्टिस्ट पार्टी होने लगे दे टॉक्ड अबाउट आइडिया ऑफ सोशलिज्म, कि हमें सोशलिज्म स्प्रेड करने की ज़रूरत है। राइटिस्ट पार्टी जो है दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। लेफ्टिस्ट पार्टी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट नो क्लास डिवीजन, दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इक्वालिटी। सरल शब्दों में एक बात समझो, जो लेफ्टिस्ट पार्टी होगी वो बात करेगी इक्वालिटी की, कि सब लोग एक समान है, सब लोगों को बराबर वेल्थ मिलना चाहिए, मोर और लेस, सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो राइटिस्ट पार्टी है वो बातें करेगी द आइडिया ऑफ लिबर्टी, कि सब लोग फ्री हैं, जिसको जो मर्जी आए करो, जिसके पास जो वेल्थ है उसका जैसे मर्जी आए इस्तेमाल करो। तो नेचुरली जो रिच है वो और भी ज़्यादा रिच होता रहेगा, जो पुअर है वो और भी ज़्यादा पुअर होता रहेगा। तो ये अप्रोच है, ये मेन डिफरेंस है। और इसी से डिराइव होकर के फ्रॉम द आइडिया ऑफ लिबर्टी ये राइटिस्ट पार्टी अपने फिलोसफीज निकालते हैं, जैसे कि दे विल टॉक ऑफ इंडिविजुअलिज्म, दे विल टॉक ऑफ रिटेंशन ऑफ वेल्थ। वो कहेंगे कि अगर क्लास डिवीजन है तो है, अगर कोई रिच है तो है, कोई पुअर है तो है। जो पुअर है वो अपने गलतियों के कारण पुअर है, जो रिच है वो अपने मेहनत से रिच है। तो दिस राइटिस्ट पार्टी विल टॉक अबाउट दैट। लेफ्टिस्ट पार्टी विल टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ वेल्थ। तो जो पार्टी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, जो पार्टी गरीबों के लिए बहुत सारा स्कीम लेकर के आती है, उसको बोलते हैं कि ये लेफ्टिस्ट अप्रोच है इसका। जो पार्टी जैसा सिस्टम है उसको चलने देना चाहती है, जो पार्टी अननेसेसरी अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगाती, उसको हम बोलते हैं कि इसका राइटिस्ट अप्रोच है। सो दिस इज नोन एज लेफ्ट एंड राइट अप्रोच in politics in present time. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims, today we will cover topic number 316 to 320. Topic number 316 is about scheme for protection and preservation of endangered languages of India. The sole objective of this scheme is to document and archive the country's languages that have become endangered or are likely to be endangered in near future. The scheme was instituted by Ministry of Human Resource Development. The scheme is monitored by Central Institute of Indian Languages located in Mysuru, Karnataka. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 317 is about Global Climate Risk Index. This index was released by international environmental think tank German Watch, and it assessed 181 countries of the world and quantified the impact of climate change, economic losses to GDP and fatalities to arrive in near future because of environmental damage. And India's rank has worsened by 14th spot in 2017 to 5th most vulnerable country in 2018, while Japan has topped the list. That means Japan is most vulnerable country as far as environmental damage is concerned, followed by Philippines and then Germany. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 318 is about 4 balance sheet challenge. तो हमने 2 दिनों पहले twin balance sheet challenge देखा था. Now former chief economic advisor Arvind Subramaniam has given a term known as 4 balance sheet challenge, citing the reasons for severe illness of the economy. उन्होंने कहा है that Indian economy is facing 4 balance sheet challenge that comprises of banks, infrastructure, NBFCs plus real estate companies.
So please attempt this question that is based on this topic. Topic number 319 is about Saptamatrikas. Saptamatrikas are a group of 7 female deities worshipped in Hinduism as personifying the energy of their respective consort. Early Chalukyan activities takes the form of rock-cut caves, while later activities of structural temples. The earliest is the probably Ravan Fadi cave in Ahol, which is known for its distinctive sculptural style. One of the most important sculpture at the site of Nataraj, surrounded by larger than life size depiction of Saptamatrikas, 3 of the Shivas left and 4 on his right. तो सप्तमात्रिकास से रिलेटेड हो सकता है कि आने वाले यूपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाए. सो आई डेल्ट दिस टॉपिक हियर. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Topic number 320 is about list of nuclear power plants in India. So Rawat Bhatta nuclear power plant is in Rajasthan. Kakrapara and Mithi Vardi is in Gujarat. Tarapur and Jaitapur is in Maharashtra. Kaiga is in Karnataka. Kalpakkam and Kudankulam is in Tamil Nadu. Kovada is in Andhra Pradesh. Haripur is in West Bengal and Narora is in Uttar Pradesh. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 311 to 315 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, question number 316 to 20, can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.